पता चला कि एक परिवार दिल्ली में उसने सुसाइड कर लिया। व्यक्ति ने पहले अपने परिवार को मार डाला और फिर उसने खुद भी सुसाइड करने की कोशिश की, अपनी पत्नी को मार दिया, अपने बच्चे, छोटा बच्चा था एक 4 महीने का, उसको भी उसकी भी हत्या कर दी, उसको भी मार दिया गया। तो और कारण वही कर्जे के कारण, आर्थिक स्थिति खराब हो जाने के कारण, और जो परिवार के लोग हैं, जानकार हैं, वो कह रहे हैं कि हमें तो मालूम ही नहीं था कि आर्थिक स्थिति इतनी खराब है या इतनी बुरी स्थिति होगी कि व्यक्ति ऐसा कदम उठा सकता है। तो समस्या बहुत गंभीर है, लेकिन मैंने बार बार कहा कि सरकार ही इसका समाधान कर सकती है, मैं और आप सिर्फ प्रयास कर सकते हैं। अपने उसी प्रयास में आज मैंने एक अपना उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज पीएमओ में भेजा था, क्योंकि वित्त मंत्रालय की तरफ से कोई संतोषजनक जवाब अभी तक नहीं आया है। 7 बार हम लोग डेलीगेशन भेज चुके हैं, लेटर भेज चुके हैं, बहुत सारे लोगों की जानकारी, लगभग 1.5 लाख से ज्यादा लोगों की जानकारी भेजी जा चुकी है, लेकिन वहां से कोई संतोषजनक जवाब ना आने के कारण आज तय किया गया कि अब प्रधानमंत्री जी से बात की जाए, उनको संपर्क किया जाए, और प्रधानमंत्री जी से ना केवल उनसे मिलने के लिए संपर्क किया जाए या उनको जानकारी दी जाए, बल्कि उन्हें वित्त मंत्री और वित्त मंत्रालय की शिकायत भी की जाए कि वित्त मंत्री और वित्त मंत्रालय कैसे काम कर रहे हैं। हमने वित्त मंत्री से मिलने की कोशिश की, उन्होंने समय नहीं दिया। हमने वित्त सचिव से मिलने की कोशिश की, मंत्रालय के अधिकारियों से कोशिश की, उन्होंने कोई समय नहीं दिया। ऑफ रिकॉर्ड वो लोग बात करना चाहते हैं, लेकिन ऑन रिकॉर्ड कोई बात नहीं करना चाहते हैं। तो आज मैंने उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भेजा था। हमारी जो फाइनेंस कमेटी है उसकी हेड है सुरभि श्रीवास्तव भारती जी, जो सीए भी हैं, उनको जिम्मेदारी दी गई थी, वो लीड कर रही थी डेलीगेशन को, उनके साथ और भी साथी गए थे। तो मैं उनसे ही बात करवाना चाहता हूं कि किस तरह का वहां माहौल रहा, क्या उम्मीद है, सरकार कब तक जनता का कर्जा माफ करेगी, जो पत्र भेजा गया है प्रधानमंत्री जी को, वो पत्र में क्या है, उसकी विस्तार से जानकारी के लिए मैं चाहता हूँ सुरभि जी हमें बताएं आगे कि क्या करना है, और क्या सरकार के ऊपर कोई दबाव पड़ता नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है। आखिर कब तक जनता ऐसे ही परेशान होती रहेगी, लोग कर्जे के कारण सुसाइड करते रहेंगे, और बैंकों वाले लोग जिस तरह से परेशान कर रहे हैं, प्रॉपर्टी पर कब्जा किया जा रहा है, गाड़ियों को छीना जा रहा है, अनाप शनाप गाली गलौज की जा रही है, बदतमीजी की जा रही है, आखिर इससे जनता को निजात कब तक मिलेगी। मैं चाहता हूं सुरभि जी आपको इसके बारे में जानकारी दें। हमारे साथ हैं सुरभि जी। सुरभि जी, बहुत बहुत स्वागत है मेरे पेज पर आपका। जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत। जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी तक 7 बार हमारी डेलीगेशन ऑलरेडी फाइनेंस मिनिस्ट्री में निर्मला सीतारमण जी के पास हमने बार बार लगातार आपकी समस्याओं को लेके जाने का प्रयास किया, बताने का, गहराई से बताने का प्रयास किया कि कितनी ज्यादा सिचुएशन ऑन ग्राउंड कितनी ज्यादा भयावक है। कहीं पे औरतों को बोला जा रहा है कि आपने भाई साहब अपनी औरतों को भेज दीजिए, आपका जो कर्जा है उसको माफ कर दिया जाएगा। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सभी जगह से लोग हमें संपर्क कर रहे हैं, अपनी सिचुएशन बता रहे हैं कि कितने ज्यादा कर्जे की वजह से परेशान है, क्योंकि लॉकडाउन के बाद से उनकी स्थिति खराब हो गई, उनका व्यापार नहीं रहा। बहुत सारे व्यापारी हमारे साथ संपर्क कर रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरह से स्थिति गंभीर है। तो अगर वित्त मंत्री जवाब नहीं देते, आपने क्या सोचा है? जी, इसी के वजह से 7वें जो पत्र हमारी तरफ से गया था, आखिरी जो पत्र, उसमें हमने वित्त मंत्री जी को साफ साफ बोल दिया था कि अगर इस पत्र का जवाब नहीं आएगा तो हमें मजबूरन तौर पे अब आपकी शिकायत प्रधानमंत्री जी से करनी पड़ेगी। अच्छा। तो इसी वजह से आज हमारा जो डेलीगेशन गया है प्रधानमंत्री ऑफिस में, हमारा तो क्या लिखा, मोटे मोटे तौर पर पत्र में क्या लिखा है आपने? पत्र में सारी पूरी जानकारी दी है, किस तरह से अभियान को शुरू किया गया, क्यों आवश्यकता पड़ी है इस अभियान को चलाने के लिए। थोड़ा ब्रीफ में बताइए क्या है पत्र में, पत्र के अंदर क्या? पत्र को मैं पढ़ के आपको सुनाना चाहूंगी, क्योंकि इस पत्र को लिखने में भी बहुत सारे मेहनत लगी है और 4 पेज का पत्र बनाया गया ताकि गंभीरता से स्थिति का बारे में सरकार को भी बताया जाए और आप सभी लोगों को भी बताया जाए कि हम खाली कहने के लिए नहीं बात कर रहे हैं। ये कर्ज मुक्त भारत अभियान दिल से कनेक्ट होके हम लोग चाह रहे कि सच में सरकार आम जनता के लिए काम करे। तो इसके लिए सबसे पहले मैं पत्र को आपके सामने पढ़ना चाहूंगी। जैसे कि मैं आपको ये पत्र प्रधानमंत्री जी को लिखा गया है कि मैं आपको ये पत्र इस उम्मीद और विश्वास के साथ लिख रही हूँ कि आप जनता की इस गंभीर स्थिति पर वित्त मंत्री, वित्त सचिव तथा वित्त मंत्रालय के गैर जिम्मेदार व्यवहार के बारे में जानकर उन्हें इस विषय की गंभीरता को समझते हुए उचित समाधान करने के लिए निर्देश देंगे। तो मतलब उनके तरफ से, क्योंकि वित्त मंत्रालय की तरफ से कोई भी अभी तक संतोषजनक व्यवहार या कोई भी मैसेज नहीं आया, तो हमने प्रधानमंत्री जी को कहा है, मैं वित्त मंत्रालय को कर्ज के कारण परेशान आम जनता की समस्या के बारे में तथा वित्त मंत्री, वित्त सचिव तथा वित्त मंत्रालय के उदासीनता के बारे में विस्तार से बताना चाहूंगी। जुलाई 2022 में सबसे पहले महाराष्ट्र के सांगली में
एक पूरे परिवार ने कर्ज से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। और कुछ ही दिनों बाद ऐसी खबर मध्य प्रदेश इंदौर से आई, फिर हरियाणा के अंबाला शहर से भी इसी तरह से खबरें आई, तथा इसी तरह से खबरें पूरे देश से लगातार आ रही थी और आज भी इसी तरह से खबरें आ रही हैं। इन सभी घटनाओं के कारण मेरे राजनीतिक गुरु श्री शाहनवाज चौधरी भारती जी, जो कि एक बिजनेस ट्रेनर भी हैं, उनके मन में एक गहरी पीड़ा उत्पन्न हुई तथा उन्होंने तुरंत ये निश्चित किया कि वो कर्जे से परेशान लोगों की हर कीमत पर जान बचाएंगे। उन सभी लोगों की मदद करने के लिए जो भी प्रयास करना पड़ेगा वो जरूर करेंगे। सबसे पहले उन्होंने तय किया कि कर्जे के जाल में फंसे लोगों को कर्ज से बाहर निकालने की ट्रेनिंग, कर्ज से बाहर निकालने के 20 तरीके आम जनता को निःशुल्क दिए जाए तथा पूरे देश में काम कर रही सर की टीम कर्ज के जाल में फंसे लोगों से संवाद करे ताकि कर्जे के कारण परेशान लोगों की काउंसलिंग की जा सके, उन्हें आत्महत्याओं के कारण से करने से बचाया जा सके, उनको मार्गदर्शन और समाधान प्रदान किया जा सके। सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों ने मिलकर लोगों की आरबीआई के दिशा निर्देश, उपभोक्ताओं के अधिकारों और लोगों के साथ चल रही समस्याओं के समाधानों के बारे में विस्तार से संवाद करना शुरू कर दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि हम लोग अभी तक 20,000 से अधिक लोगों की आत्महत्या करने से बचा चुके हैं। हजारों लोगों को कर्जे के जाल में, दलदल में फंसे से बाहर निकालने की मदद कर चुके हैं और लीगल टीम के माध्यम से उन्हें निःशुल्क कानूनी सलाह भी दी जा रही है। हमारी पूरी टीम हर दिन कर्जे के कारण परेशान लोगों की समस्या को लेकर आज भी लोगों से संपर्क कर रही है तथा हम अपने स्तर पर पूरी कोशिश भी कर रहे हैं कि सबसे बात कर सके, सबकी मदद कर सके, सबकी समस्या को सुन सके। परंतु चूंकि देश में कर्जे के कारण होने वाले आत्महत्याओं के मामले बढ़ते ही जा रहे थे तथा हर दिन कर्जे से परेशान लोगों की कॉल्स बढ़ती जा रही थी, इसलिए यह तय किया गया कि इस मुद्दे की गंभीरता से सरकार को अवगत कराया जाए, जिससे कि सरकार इन लोगों की मदद कर सके। हमारे संसाधन बहुत सीमित हैं तथा हम इस सबके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे कि कर्जे की समस्या कितनी विराल होगी। तय किया गया कि क्योंकि यह मुद्दा वित्त मंत्रालय से संबंधित है तो इसकी जानकारी वित्त मंत्री जी को दी जाए तथा उनसे समय लेकर एक प्रतिनिधिमंडल वित्त मंत्री जी से मिले ताकि उन्हें विषय की गंभीरता से अवगत कराया जा सके और उनसे रिक्वेस्ट की जाए कि वे व्यापारियों से अपील कर दें कि कर्जे के कारण कोई भी व्यक्ति आत्महत्या ना करे। साथ ही साथ वित्त मंत्रालय के एक ऐसा 24/7 हेल्पलाइन नंबर जारी करें जहां कर्जे से परेशान लोग अपनी समस्या बता सके और सरकार के प्रतिनिधि उन्हें उचित मार्गदर्शन कर सके। जिस तरह से हमारी टीम काम कर रही है, हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ काम कर रही है, लेकिन अगर सरकार इस चीज पे काम करेगी पूरे देश भर में तो सोचिए कितनी ज्यादा हेल्प होगी। इसी वजह से हम चाह रहे हैं कि सरकार 24/7 एक कम से कम एक हेल्पलाइन नंबर आम जनता के लिए प्रोवाइड करती है। इस संबंध में वित्त मंत्री जी को मैंने पहला पत्र 25 अगस्त 2022 को भेजा, जिसकी रिसीविंग इस पत्र में लगाई हुई है, परंतु उस पत्र पर वित्त मंत्रालय का कोई संज्ञान नहीं लिया। देश में बढ़ती हुई आत्महत्याओं के मामले को देखते हुए मैंने वित्त मंत्री को दूसरा पत्र 1 सितंबर 2022 को भेजा ताकि उन्हें इस मुद्दे की गंभीरता का पता चल सके तथा साथ ही साथ ऐसे सभी ऑनलाइन लोन देने वाली ऐप की भी जानकारी भेजी जो जनता से इकट्ठा थी। ऐसी ऑनलाइन ऐप जो लोन देने के बाद लोन वापसी के लिए लोगों के साथ गाली गलौज कर रहे थे, महिलाओं को बदनाम कर रहे थे। लोन लेने वाले लोग 20 से 30% हर महीने का ब्याज दर वसूल रहे थे। तो ऐसे सभी लोगों की जानकारी भी दी गई। हमारे इस पत्र का वित्त मंत्रालय की ओर से ऑनलाइन जवाब भी आया था और एक कॉल भी आई थी और उस जवाब में केवल हमारे ही पत्र पर नोटिंग के बाद वापस भेजा हुआ था, जिसको देखकर लग रहा था कि वित्त मंत्रालय ने यह पत्र अलग अलग विभागों में भेजा है। जो कॉल आई उसमें एक कर्मचारी जो बहुत ही कम पढ़े लिखे व्यक्ति की तरह बात कर रहा था, कहा कि आपकी शिकायत बंद कर दी जा रही है। यदि आपकी व्यक्तिगत रूप से कोई समस्या है तो बताइए। आपकी शिकायत कोई व्यक्तिगत शिकायत नहीं है, इसलिए आपके पत्र पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। जब मैंने उस व्यक्ति को पूरी बात बताई कि ये पूरे देश की समस्या है तो उन्होंने ये कहकर फोन
रख दिया कि आपकी कंप्लेंट को रिव्यू के लिए डाला जा रहा है, परंतु तब से कोई भी कॉल वित्त मंत्रालय से नहीं आई। ऐसे सरकार जो जनता की हितैषी होने का दावा करती है, उसका देश के इस अति संवेदनशील मुद्दे पर इस तरह का उदासीन रवैया देखकर बहुत हैरानी हुई तथा बहुत दुख भी हुआ। पत्र भेजने के बाद तय किया गया कि शायद सरकार को लग रहा होगा कि यह समस्या उतनी गंभीर नहीं है जितनी कि हमारे द्वारा बताई जा रही है, इसलिए तय किया गया कि जो लोग परेशान हैं उनकी जानकारी और कुछ डाटा भी सरकार को भेजा जाए ताकि सरकार इस मुद्दे की गंभीरता को समझे और इस विषय पर संज्ञान ले। मैंने इस विषय पर तीसरा पत्र वित्त मंत्री जी को 7 नवंबर 2022 को लिखा तथा कर्ज मुक्त भारत अभियान से जुड़े 78,677 लोगों की संक्षिप्त जानकारी भी भेजी। एक और जहां हर दिन कर्जे के कारण आत्महत्या करने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही थी, वहीं दूसरी ओर हमारे पास कॉल करने वाले लोगों की बहुत ही तेजी से संख्या बढ़ती जा रही थी। हम और सर की पूरी टीम दिन में 2 से 3 हजार लोगों से बात कर रहे थे और आज भी ये संख्या अधिक से अधिक बढ़ती जा रही है। इसी तरह चौथा पत्र दिनांक 14 नवंबर 2022 को, पांचवें पत्र 7 दिसंबर 2022 को, छठा पत्र 7 जनवरी 2023 को और अंतिम पत्र 8 फरवरी 2023 को भेजा गया, परंतु ना तो अभी तक वित्त मंत्रालय की ओर से किसी भी पत्र का कोई संतोषजनक जवाब दिया गया और ना ही वित्त मंत्री जी ने प्रतिनिधिमंडल को मिलने का समय दिया। इसी बीच में एक बार अपने भेजे गए पत्र के बारे में जानकारी लेने वित्त मंत्रालय गई तो मुझे बताया गया कि आपके भेजे पत्र और सारा डेटा फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर सेक्रेटरी को भेजा जा रहा है। मैंने पूछा कि क्या मैं अंडर सेक्रेटरी जी से मिल सकती हूँ ताकि मैं उनसे मिलकर अपने पत्रों के संबंध में जानकारी ले सकूं। तब मुझे बताया गया कि आप उनकी ईमेल आईडी पे मेल करके उनसे अपॉइंटमेंट ले सकती हैं। मैंने 16 बार फाइनेंस मिनिस्ट्री और अंडर सेक्रेटरी को अपॉइंटमेंट के लिए मेल रिक्वेस्ट किया, लेकिन उसका भी अभी तक कोई भी जवाब नहीं मिला। 20 अगस्त 2022 से 31 जनवरी 2023 तक कर्जे के दलदल में फंसे लोगों द्वारा लगातार हो रही आत्महत्याओं के बारे में मैंने वित्त मंत्रालय को नियमित रूप से सूचित किया है तथा ऐसे लोगों की जानकारी भी दी है जो लॉकडाउन, नोटबंदी तथा जीएसटी लगने के बाद बेरोजगार होने, नौकरी छूटने या कमाई का कोई साधन न हो पाने के कारण कर्जे के दलदल में फंसे। एनसीआरबी की रिपोर्ट के आधार पर भी लगभग 18,000 व्यापारियों ने 2021 में आत्महत्या की है। इन सभी आत्महत्याओं का मुख्य कारण प्रतिदिन बढ़ रही बहुत कर्जा और कर्जे के दलदल में फंस रहे लोग हैं। अभी तक देश की इस गंभीर समस्या को उजागर करते हुए एक के बाद एक सप्ताह 7 पत्र वित्त मंत्रालय को भेज चुकी हूँ तथा 1.5 लाख से अधिक लोगों की संक्षिप्त जानकारी भी भेज चुकी हूँ जो कर्ज के कारण परेशान हैं, सरकार से राहत मिलने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य से ना तो वित्त मंत्री, ना वित्त सचिव और ना ही मंत्रालय के किसी अधिकारी ने इस मुद्दे पर कोई आश्वासन, जवाब या मिलने का समय दिया। मोदी जी, देश के लाखों लोगों ने आपके कहने पर भाजपा के वोट दिया है, भाजपा के झंडे उठाए हैं और आज वो देश की जनता सच में कर्जे से बहुत ज्यादा परेशान है। उनको आज आपकी मदद की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। बहुत उम्मीद से मैं ये पत्र आपको भेज रही हूँ तथा आपको इस पत्र के माध्यम से मैं वित्त मंत्रालय को भेजे अपने सभी 7 पत्रों की कॉपी भी भेज रही हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप इस विषय की गंभीरता को समझते हुए वित्त मंत्रालय को निर्देश देंगे कि वो मेरे पत्रों का जवाब दे तथा अभी तक इन पत्रों के आधार पर क्या कार्रवाई की गई है उसकी जानकारी मुझे प्रदान करेंगे। मैं चाहती हूँ कि वित्त मंत्री या वित्त सचिव मेरे एक प्रतिनिधिमंडल को मिलने का समय दे ताकि हम उन्हें इस विषय की गंभीरता से अवगत करा सके। हमारी मांग है कि आप वित्त मंत्रालय को कहें कि वह व्यापारियों से अपील करें कि कर्जे के कारण कोई भी व्यक्ति आत्महत्या न करे। वित्त मंत्रालय कर्जे के कारण परेशान
हो रहे लोगों के लिए तुरंत एक 24/7 हेल्पलाइन नंबर जारी करें, ताकि कर्जे के कारण जिन लोगों ने परेशान किया जा रहा है, जिन लोगों को परेशान किया जा रहा है, वे वहां अपनी शिकायत कर सके और तुरंत समाधान प्राप्त कर सके। जो लोग व्यापार छूट जाने, नौकरी चले जाने या व्यक्ति के मृत्यु हो जाने के कारण कर्जे नहीं चुका पा रहे हैं, उनकी कर्जा माफी के लिए कोई नियम बनाया जाए। जिन लोगों का कर्जा माफ नहीं हो सकता, उनको कर्जे चुकाने के लिए कम से कम 2 वर्ष का समय दिया जाए। जिनके घर का कमाने वाला व्यक्ति की दुनिया में नहीं रहा, तो कम से कम उन बच्चों के सर से छत ना छीन जाए। जो बैंक, एनबीएफसी और ऑनलाइन ऐप आरबीआई की गाइडलाइन का पालना नहीं कर रहे हैं, अनाप शनाप इंटरेस्ट ले रहे हैं, रिकवरी के नाम पे लोगों से गाली गलौज कर रहे हैं, महिलाओं की इज्जत से खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके साथ सख्ती से निपटा जाए। मध्य प्रदेश में तो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं कि किस्त ना चुका पाने के बाद घर की महिलाओं से संबंध बनाने तक की जिन्होंने काम की न्यूज जो खबरें हैं वो सामने आ रही हैं। कर्जे के कारण आत्महत्या करने वाले एक बड़ा कारण सामाजिक बेइज्जती भी है। मैं ये सब बातें विस्तार से वित्त मंत्री जी को बताना चाहती हूँ, ताकि इस विषय की गंभीरता को समझ सके, पर मुझे नहीं पता कि वे वित्त मंत्रालय मिलने का समय क्यों नहीं दे रहा। मुझे आपसे आशा है कि आप इस पत्र पर संज्ञान लेंगे। मैं हर महीने 7 से 8 तारीख को हमारे साथ जुड़े कर्जे से परेशान लोगों की संक्षिप्त जानकारी वित्त मंत्रालय को भेजती हूँ। यदि वित्त मंत्रालय 7-8 मार्च से पहले मिलने का समय नहीं देता है, तो मैं फरवरी महीने के लोगों की जानकारी वित्त मंत्रालय को नहीं भेजूंगी और अब तक के सभी लोगों की संक्षिप्त जानकारी आपको भेज दूंगी तथा हर महीने नए जुड़े लोगों की जानकारी भी आपको ही भेजा करूंगी। ये लाखों लोग पूरे देश से हैं और दिल्ली आने को पूरी तरह तैयार हैं, परंतु मैं नहीं चाहती कि ये लोग दिल्ली आए, परंतु मैं भी अधिक दिनों तक इनको रोक नहीं पाऊंगी। लोगों की संख्या बहुत अधिक है और हर दिन ये संख्या बढ़ती ही जा रही है। आपसे अनुरोध है कि आप इस विषय पर तुरंत संज्ञान लें तथा संबंधित विभागों को उचित कार्रवाई करने के लिए निर्देश दें। बहुत बढ़िया। तो ये आपने पत्र पूरा विस्तार में लिख दिया है? जी, पूरा विस्तार से एक एक चीज का एकदम डिटेल में बताया गया है कि सीरियसनेस, गंभीरता को समझे। तो अभी क्या लग रहा है, प्रधानमंत्री करेंगे इस पे? जी, मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से मोदी जी के बारे में भी चर्चा सुनी है, पूरे देश के सबसे सराहनीय देशवासियों ने भी बहुत ज्यादा सराहा है मोदी जी को। मोदी जी के हर जगह झंडे उठाए हैं, महिलाओं से लेकर पुरुषों से लेकर बच्चों से लेकर सबने। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा उम्मीद है मुझे मोदी जी से कि मोदी जी इस पे जरूर संज्ञान लेंगे। बहुत बढ़िया। हमारे साथ संजय जी भी हैं, संजय कुमार जी दिल्ली के प्रभारी भी हैं। संजय जी हमारी नेशनल टीम है। संजय जी, आप भी प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा थे आज? जी सर। तो कैसा रहा और क्या उम्मीद है सरकार करेगी? पहले तो आपके चैनल से सभी देशवासियों को जय हिंद जय भारत, और सभी को ये विश्वास दिलाना चाहते हैं हम लोग कि जो ये अभियान आपके नेतृत्व में चलाया जा रहा है पूरे भारत और दिल्ली में और सभी क्षेत्रों के अंदर, वो एक ऐसा अभियान है कि जो कर्जे के दलदल में लोग फंस चुके हैं उनको बाहर निकालने का अभियान है। और सभी से मैं पुनः निवेदन करता हूं कि आप लोग इसमें ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करें, ज्यादा से ज्यादा इस अभियान में से जुड़ें। और जो ऑनलाइन निःशुल्क ये फॉर्म हमारा निःशुल्क, हमारा जो अभियान है निःशुल्क, हम लोग आप सभी को इस कर्जे की दलदल से बाहर निकालने का प्रयास कर रहे हैं 2 ट्रेनिंग द्वारा। वो भी आपको कहीं आने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं, आपको आपके घर पर आपके मोबाइल पर ही आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। आप उसका फायदा लें। और आपको लग रहा है सरकार करेगी इस पे, या मोदी जी, जैसे अभी सुरभि जी ने कहा कि उम्मीद है मोदी जी सुनेंगे? हमें तो पूरी उम्मीद है कि मोदी जी जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी इस पे सुनेंगे, और सुनना भी चाहिए उनको, क्योंकि आज जो स्थिति है देशवासियों की बहुत ही ज्यादा बदतर हो चुकी है और हालत इससे ज्यादा ना खराब हो, इसलिए मैं आवेदन करना चाहता हूँ, प्रार्थना करना चाहता हूँ हमारे आदरणीय मोदी जी से कि इसको गंभीरता से लेते हुए इसको जल्द से जल्द सुनवाई की जाए। बहुत बढ़िया। हमारे साथ राहुल पार्चा भाते जी भी हैं। राहुल जी, क्या लग रहा है, मोदी जी सुनेंगे? सुननी चाहिए उन्हें? जय हिंद जय भारत। सर, अगर आज नहीं सुना तो सुनने का कोई फायदा नहीं है।
आज जहां लोग अपनी जान दे रहे हैं, मर रहे हैं, अगर आज भी नहीं सुनेंगे तो कब मदद देंगे? सुननी चाहिए और सुननी पड़ेगी। जिस जनता ने मोदी जी को अपने सर पे बैठा लिया है, जिस जनता ने 2 बार फुल मैंडेट देकर जिताकर लाए हैं, उस जनता को आज मोदी जी की मदद की जरूरत है। अगर आज भी नहीं सुना तो 2024 मुझे ऐसा लग रहा है पास है। मोदी जी को जनता बता सकती है कि वो दोबारा आएंगे या नहीं आएंगे। ये जनता के हाथ में ही तो है। समस्या कितनी गंभीर है? बहुत ज्यादा गंभीर है समस्या की गंभीरता तो आज की न्यूज़पेपर में आई हुई है। आज भी जैसा सर ने आज शुरू में ही बताया है स्लाइड के कि एक व्यक्ति ने अपने 4 महीने के बच्चे को मार डाला, 5 साल के बच्चे को मार डाला, अपनी बीवी को मार डाला, खुद भी मरने के लिए तैयार था, बस बच गया किसी तरह से। शायद जीवित रहे या ना रहे पता नहीं, लेकिन ये इस विषय की गंभीरता को दिखाता है कि लोग कितने ज्यादा परेशान हैं। इस परेशानी को जल्द से जल्द कोई ना कोई हल निकालना पड़ेगा। मोदी जी को ही कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ेगा। और मैं मोदी जी से अपील करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि जल्द से जल्द विद इन अ वीक ये काम कर देना चाहिए, नहीं तो ये ऐसी खबरें बहुत जल्दी जल्दी आने लग जाएंगी। क्योंकि जैसे जैसे कोविड के बाद, अभी वित्त मंत्री जी ने कहा था कि अब देश कोविड की समस्या से निकल चुका है, लेकिन नहीं। देश में आप शायद जनता को मानते हैं या नहीं मानते मुझे नहीं पता, लेकिन जनता अभी तक उसी समस्या से जूझ रही है। कोविड तो चला गया, लेकिन उसके बाद जो समस्या आई है वो आर्थिक समस्या ज्यादा आई है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि वो अब क्या करें कि पैसा आए, जिनकी देनदारी थी वो नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन खर्चे उतने और काम नहीं हो पा रहा। कमाइयां खत्म हो गई है, खर्चे बढ़ गए हैं, देनदारियां बढ़ गई हैं। अब आदमी मरे ना तो क्या करे? बहुत बढ़िया। तो अभी साथियों, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, अभी मैंने आपको हमारे प्रतिनिधिमंडल से भी मिलवाया। सच्चाई यह है कि स्थिति बहुत खराब है और हर दिन स्थिति खराब होती जा रही है। हजारों कॉल्स, जैसा अभी सुरभि जी ने लेटर में भी बताया, हजारों कॉल्स हर दिन हमारी टीम अटेंड कर रही है। और हमारी भी अपनी सीमाएं हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों की कॉल्स मिस हो जाती है। वैसे 100 से ज़्यादा लोग कॉल अटेंड करने का, बात करने का काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सीमाएं हैं। ये काम सरकार के स्तर पर ही हो सकता है, सरकार ही ये काम कर सकती है। जनता की कर्जा माफी में सरकार का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। ये मेरे और आपके बस की काम नहीं है, इसमें सरकार को ही पहल करनी पड़ेगी। मेरे पास जितने भी संसाधन हैं, जितनी भी टीम है, हम सब लोग आपके लिए प्रयास कर रहे हैं। जैसा बार बार कहा गया है, ये कर्जा मुक्ति अभियान पूरी तरह से निःशुल्क है, किसी को 1 रुपया भी नहीं देना है। मैं आपकी लड़ाई लड़ रहा हूं। पहले वित्त मंत्रालय से बातचीत कर रहे थे, अब हम प्रधानमंत्री जी से बात करेंगे। और जैसा सुरभि जी ने भी कहा, मुझे भी विश्वास है देश के प्रधानमंत्री इस विषय की गंभीरता को समझेंगे और जल्दी से जल्दी संज्ञान लेंगे। एक एक व्यक्ति को बुलाया जाए और जिनकी जितना लगे गंभीरता है, गंभीर विषय है, उनका कर्जा माफ कर दिया जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि जो हमने लिस्ट दी उनका उसी लिस्ट में, उसी सीक्वेंस में कर्जा माफ कर दो। जिसकी आपको लगे ज्यादा जरूरत है, उनका कर्जा जल्दी माफ करो। बहुत सारे लोग यहां भी आकर कह रहे हैं उनका घर कब्जा कर लिया गया है, उनकी गाड़ी छीन ली गई है, उनके बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया, पढ़ाई का कोई साधन नहीं है, कमाई का कोई साधन नहीं है, कैसे गुजारा करेंगे? लेकिन फिर भी मर जाना विकल्प नहीं है। जैसा उस व्यक्ति ने करा, आज ये कायरता का काम है साहब। मर जाना विकल्प नहीं है। खुद को मार लेना, परिवार को मार लेना, ये कोई विकल्प नहीं है। आप लड़िए। ये समय हार जाने का नहीं है, ये समय हालातों से लड़ने का है। मैं आपका साथ दूंगा। अगर किसी को आर्थिक सहायता की जरूरत है, किसी और तरह की सहायता की जरूरत है, वो बताया तो सही, कोई ना कोई विकल्प निकालेंगे। सरकार से बात करेंगे, बैंक से बात करेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोगों की मदद करते हैं, कर रहे हैं, बहुत सारी संस्थाएं हैं, उनसे बात करेंगे, उनसे मिलवाएंगे। लेकिन मर जाना विकल्प नहीं है। इस तरह का कदम उठा लेंगे। मान लीजिए कल सरकार कर्जा माफ करने के लिए हाँ कर देती है, किसका कर्जा माफ कराएंगे? और क्या होगा उस माफी का कि जब व्यक्ति नहीं बचा, परिवार ही नहीं बचा? तो हमारी इस सारी लड़ाई को डिरेल मत करिए, इसके असर को कम मत करिए, कोई गलत कदम मत उठाइए। जैसे जैसे जिंदगी गुजारे ना, और अगले 6 महीने, साल भर गुजार लीजिए। मैं आपसे वादा कर रहा हूं, सरकारों पर दबाव पड़ता है, सरकार सिर्फ एक ही भाषा सुनती है और वो भाषा है जन संवाद की भाषा या जन समर्थन की भाषा। जब उन्हें दिखेगा कि इतना बड़ा जन समर्थन, जन समूह इनके साथ है, तब जनता जरूर सुनेगी। और 2 लाख नंबर बहुत बड़ा नंबर होता है, और जब ये नंबर 20 लाख हो जाएगा, सोचिए, जब ये नंबर 50 लाख हो जाएगा, जब ये 2 करोड़ हो जाएगा, सरकारों को सुनना पड़ेगा।
नरेंद्र मोदी जी को भी कल वोट चाहिए। जैसा अभी राहुल जी ने भी कहा 2024 आने वाला है, कहीं ऐसा ना हो ये व्यापारी वर्ग, ये वो लोग हैं जो बीजेपी के समर्थक रहे। लेटर में भी अभी आपने सुना सुरभि जी ने लिखा, और ये सच्चाई है, ज्यादातर लोग वो हैं जो मोदी जी के समर्थक रहे, मोदी जी के झंडे उठाए, उनके कहने पर भाजपा को वोट दिया है। कहीं ऐसा ना हो जाए ये समर्थन विरोधी बन जाए, और जब समर्थक विरोधी बनते हैं तो वो और ज्यादा वोकल होते हैं, और ज्यादा हाई स्पीड के साथ, हाई वॉल्यूम के साथ, हाई एनर्जी के साथ विरोध करते हैं, क्योंकि उन्होंने समर्थन किया होता है, और जिस उम्मीद के साथ समर्थन किया होता है, जब वो उम्मीद पूरी नहीं होती है तो विरोध भी उससे ज्यादा करते हैं। तो ऐसा ना हो, हम किसी नेता किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है, ऑल्दो ये एक राजनीतिक मूवमेंट है, मुझे मालूम है इसका जब भी समाधान निकलेगा राजनीति से निकलेगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि ये मूवमेंट इतना बड़ा हो जाए कि कल सत्ता परिवर्तन करना पड़े, कल नरेंद्र मोदी जी के घर के बाहर जो लोग जाकर के बैठ जाएं। मैं सब नहीं चाहता हूं, ये सब ठीक भी नहीं है। नरेंद्र मोदी जी के सामने ऑलरेडी बहुत सारी समस्याएं हैं, और जब गांधी जी ने कहा था, मैं गांधी जी को मानता हूं कि अगर आपका कोई व्यक्ति, कोई नेता ऐसा है जो मुश्किल परिस्थिति में हो, तो अगर हम उसकी मुश्किल कम नहीं कर सकते तो मुश्किल बढ़ाए नहीं। तो मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि ऐसी कोई मुश्किल को ना बढ़ाया जाए, लेकिन अब ये तो नरेंद्र मोदी जी के ऊपर है कि वो मुश्किल को कम करते हैं या बढ़ाने की कोशिश करते हैं। एक ही हल है उनके पास, जनता का कर्जा माफ करते हैं। और मैं कह रहा हूं सबका ना करें, जिसका उनको लग रहा है इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, उनका माफ कर दें। जिनका घर छीना जा रहा है, जिनकी गाड़ी छीनी जा रही है, अच्छा कमाई को कोई साधन नहीं रहेगा, गाड़ी चली जाएगी तो फिर वो कैसे घर चलाएगा या कैसे वो किस्त भर पाएगा? तब तो कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो कम से कम कोई भी फैसला लिया जाए तो इस तरह से लिया जाए कि किसी के साथ नाइंसाफी ना हो, अत्याचार ना हो। और यदि कोई नाइंसाफी अत्याचार किसी के साथ कर रहा है, कोई बैंक वाला कर रहा है, कोई एनबीएफसी वाला कर रहा है, कोई रिकवरी एजेंट कर रहा है, हमारी टीम से संपर्क करिए, उचित समाधान देंगे। पुलिस में कंप्लेंट भी कराएंगे, शिकायत भी करेंगे, और यदि आपकी मानहानि हुई है तो आपको कंपनसेशन भी दिलवाया जाएगा। डरना नहीं है, घबराना नहीं है, फॉर्म भरिए। अगर फॉर्म नहीं भरा है तो अगर फॉर्म भर दिया तो कम से कम 100 लोग के फॉर्म भरवाइए, अपने यहाँ कर्जा मुक्ति केंद्र खोलिए। हमारी ईमेल आईडी है freekmkindia@gmail.com, वहां पर मेल करिए, आपको बैनर का डिजाइन मिल जाएगा, बैनर निकालिए, बैनर लगाइए अपने यहाँ पर, और भी लोगों को जोड़िए। जैसे ही जन समर्थन जन समूह हमारे साथ होगा, यकीन मानिए सबका कर्जा माफ हो जाएगा। अकेले अकेले लड़ाई लड़ेंगे सफल नहीं हो पाएंगे, संगठित होकर लड़ाई लड़ेंगे हम सब सफल हो जाएंगे। इस विश्वास के साथ, इस उम्मीद के साथ कि प्रधानमंत्री जी इस पत्र पर जल्दी से संज्ञान लेंगे। और आपने अभी सुन भी लिया पत्र में कि अब हम डाटा वित्त मंत्री को तभी भेजेंगे जब वित्त मंत्री मिलने का समय देंगी। अगर नहीं देती है तो हम सीधा प्रधानमंत्री जी को डाटा भेजेंगे, आपकी जानकारी प्रधानमंत्री जी को, पीएमओ को दी जाएगी ताकि वो संज्ञान ले सके। और मेरा भी विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी इस विषय की गंभीरता को समझेंगे। वो राजनीति के व्यक्ति हैं, वो इसके राजनीतिक नुकसान फायदे को भी देख रहे होंगे, समझेंगे। समझना चाहिए उनको कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो लम्हों ने खता की थी और सदियों ने सजा पाई, कि कहीं छोटी सी गलती में बहुत बड़ा नुकसान ना हो जाए। जब बड़े बड़े उद्योगपतियों को राहत दी जा सकती है, सपोर्ट किया जा सकता है, उनकी मदद की जा सकती है, उनकी सुनी जा सकती है, तो कम से कम आम जनता की सुन तो लो। जो ज्यादा परेशान लगे उसकी मदद कर दो, जिनके परिवार का कोई बचा ही नहीं, जिनके पास कोई कमाई का साधन नहीं बचा, कोई कमाने वाला नहीं बचा, जिनके बच्चों के ऊपर से पिता का साया चला गया, कम से कम उनके बच्चों के सर पे छत रहने दो। छत तो मत छीनो यार उनसे। कर्जा माफ करना पड़ेगा, सरकार में बैठे लोग ये बात समझ लें, आज नहीं तो कल सरकार को कर्जा माफ करना पड़ेगा, वरना ये जनता ये रुकने वाली नहीं है, और ये अभियान रुकने वाला नहीं है। जो लोग कह रहे हैं ना, उस दिन भी मैंने लाइव आकर कहा था, कई लोग कहते हैं सर ये भी मुद्दा है, ये भी मुद्दा है, देश में और भी मुद्दे हैं। मुझे मालूम है बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन मैं वो व्यक्ति नहीं हूं, वो राजनेता नहीं हूं जो मुद्दे उठाए और चला जाए।